हेलो फ्रेंड्स, ऑर्बिट पाथ यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान, और भारतीय संविधान से बनने वाले जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उसको वन लाइनर फॉर्मेट में कर रहे हैं। और कल पढ़े थे हम लोग प्रधानमंत्री, उसके पहले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सारे टॉपिक क्लियर करते आ रहे हैं संसद राज्यसभा को लेते हुए, ठीक है। और जो आज हम लोग पढ़ेंगे संघीय मंत्रिपरिषद। संघीय मंत्रिपरिषद क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। इसमें कौन कौन मंत्री होते हैं, क्यों इसका गठन होता है, आखिर में है क्या, संघीय मंत्रिपरिषद शब्द कहाँ से आया, किसने दिया, कब दिया, इसमें क्या होता है, संसद की कार्यवाही क्या होती है, सब इसमें जानेंगे, ठीक है। इसको पढ़ने से हमारे से क्या मतलब है, क्या इससे क्वेश्चन आते हैं कि नहीं आते हैं, इसको भी समझेंगे। तो दोस्तों बता दें कि इससे क्वेश्चन आपके पेपर में पहले बता देते हैं कि भर भर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आप लोग पढ़ेंगे थोड़ा इंटरेस्ट जाएगा। आप लोग पिछले किसी भी टीचर से पढ़े होंगे, कुछ डाउट्स होंगे जो क्लियर नहीं किए होंगे, वो आज हम आपको क्लियर करा देंगे, ये गारंटी देता हूँ, ठीक है। तो आज आप इस वीडियो में पूरा बने रहिए लास्ट तक, फिर देखिए आपके इस वीडियो का कमाल, ठीक है। आप जल्दी ही समझ जाएंगे कि आखिर में जो डाउट है मेरा क्या डाउट था, क्योंकि हमें भी डाउट होता था पढ़ते थे, तो आज हमने उसको क्लियर करने का सोचा है इस वीडियो के माध्यम से। तो पहला जो क्वेश्चन होता है, मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है। क्या कह रहा है कि मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री। अब सोचिए आपके मंत्रिपरिषद क्या होती है, सोचिए ना, सोचना पड़ेगा तभी आप लोग पेपर क्लियर कर पाएंगे। सोचना पड़ेगा कि ये क्या होता है। तो मंत्रिपरिषद क्वेश्चन जब तक नहीं पूछेंगे ना, जब तक कोई डाउट क्लियर नहीं होगा। मंत्रिपरिषद क्या होता है, मंत्रिपरिषद एक लोकसभा सदस्यों द्वारा राज्य क्या होता है, लोकसभा के सदस्यों द्वारा नहीं, लोकसभा के सदस्यों द्वारा नहीं, प्रधानमंत्री द्वारा, क्या, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से क्या करता है, मंत्रिपरिषद का गठन करता है, मंत्रियों की नियुक्ति करता है, ठीक है। वो सदस्य कहाँ से हो सकते हैं, लोकसभा के सदस्य भी हो सकते हैं, राज्यसभा के भी सदस्य होते हैं। ये दोनों टॉपिक ध्यान बात याद रखना कि जो मंत्रिपरिषद होता है, मंत्रिपरिषद के जो सदस्य होते हैं वो लोकसभा से भी हो सकते हैं, राज्यसभा से हो सकते हैं। लोकसभा राज्यसभा क्या है, संसद, सांसद जो दिल्ली में है, संसद जानते होंगे, उसके दो सदन होते हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा। लोकसभा किसके द्वारा चुनी जाती है, जनता के द्वारा चुनी जाती है, और राज्यसभा क्या होती है, मनोनीत किए जाते हैं। उसमें कई तरह से शिक्षा और विज्ञान वगैरह के क्षेत्र में लोग चुने जाते हैं, ठीक है। वो जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करती है, तो लोकसभा जनता का प्रतिनिधित्व करती है। तो जो मंत्रिपरिषद के सदस्य होंगे, मंत्रिपरिषद के सदस्य होंगे, वो लोकसभा से भी हो सकते हैं और राज्यसभा से भी हो सकते हैं, ठीक है। इतना बात क्लियर हुआ। मंत्रिपरिषद का क्यों गठन होता है, क्योंकि मंत्रिपरिषद के सलाह से प्रधानमंत्री क्या करता है, किसी भी नियम कानून को बनाता है, उसे लागू करवाता है। और जो राष्ट्रपति होता है वह मंत्रिपरिषद के सलाह से ही क्या किसी नियम कानून को पारित करती है, ठीक है। तो मंत्रिपरिषद एक अपने भारतीय संविधान में, भारतीय न्याय में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है प्रधानमंत्री की सलाह के लिए, ठीक है। तो मंत्रिपरिषद में अगर बात करें तो कौन कौन होते हैं, मंत्रिपरिषद में तीन तरह के लोग होते हैं। एक कैबिनेट मंत्री होता है, एक राज्य मंत्री होता है, एक उप मंत्री होता है। तीन प्रकार के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, ठीक है। तो कैबिनेट मंत्री जो होती हैं उनकी संख्या 15 से 18 हो सकती है, ठीक है। इसको आगे और बताएंगे डिटेल में, ठीक है। जितना बता रहे हैं उतना सुनते रहो, क्वेश्चन आते जाएगा उसको बताते जाएंगे। तो इतना याद रखो कि मंत्रिपरिषद में तीन लोग होते हैं। कौन, एक कैबिनेट मंत्री, एक राज्य मंत्री जिसे स्वतंत्र प्रभार भी कहते हैं, ठीक है, और एक उप मंत्री। और कैबिनेट मंत्री जो होता है उन्हीं को मंत्रिमंडल कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, मंत्रिमंडल। वही मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं जो कैबिनेट मंत्री होते हैं। और कैबिनेट मंत्री कौन होते हैं, वह अत्यंत निकट होते हैं प्रधानमंत्री के, यानी कि जो महत्वपूर्ण पद होता है मंत्रियों का वो किसे दिया जाता है, कैबिनेट मंत्री को, क्योंकि इसकी संख्या बहुत कम है, 15 से 18 तक हो सकती है। तो कैबिनेट मंत्री में जैसे क्या आ जाते हैं, जैसे गृह मंत्री आ जाते हैं, रक्षा मंत्री आ जाते हैं, रेल मंत्री आ जाते हैं, इस तरह के मंत्री, विदेश मंत्री, ये सब किस में आते हैं, कैबिनेट मंत्री में, ठीक है। तो ये प्रधानमंत्री के अत्यंत निकट होते हैं और प्रधानमंत्री इनसे बहुत ज़्यादा सलाह लेता है, किसमें, किसी चीज़ के निर्णय में, चाहे कुछ में। तो ये मंत्रिमंडल होता है, ठीक है। क्वेश्चन अगर पूछेगा मंत्रिमंडल में कौन शामिल होते हैं, तो कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं, ठीक है। मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद के अंदर एक छोटा सा निकाय है, ठीक है। इतना याद रखो, आगे और बताएंगे। याद हुआ, मतलब समझ में आया मंत्रिपरिषद क्या होता है। मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से मंत्रिपरिषद का गठन करता है। ये प्रधानमंत्री के कार्यों में सलाह देते हैं,
उनके कार्यों का क्या करते हैं, संचालन करते हैं, उनकी और इनका मंत्रिपरिषद का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होगा, प्रधानमंत्री। क्या होगा, प्रधानमंत्री। इतना बात याद रखना। अगला क्वेश्चन है, आगे और बताएंगे कि कौन व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है, तो संसद का सदस्य। तो संसद का सदस्य यानी संसद का बोल दिया तो संसद में क्या आते हैं, लोकसभा राज्यसभा दोनों आते हैं, तो लोकसभा का भी हो सकता है और राज्यसभा का भी हो सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि क्या राज्यसभा में मनोनीत व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है। हाँ, अभी क्वेश्चन बता ही रहे हैं, क्वेश्चन बोल रहा है क्या राज्यसभा में मनोनीत व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति। कौन दिलाता है, राष्ट्रपति। इसका आर्टिकल 75 है। आर्टिकल 75 न जाने कितनी बार क्वेश्चन में पूछा गया है, बार बार कहता हूँ, आर्टिकल 74 75 याद रखो। ठीक है। आर्टिकल 74 75 75 में क्या है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति, और उसकी सलाह पर अन्य मंत्रिपरिषद की क्या करता है, सदस्यों की शपथ दिलवाता है। कौन दिलवाता है, राष्ट्रपति। कौन दिलवाता है, राष्ट्रपति। उनकी नियुक्ति, उनकी शपथ, योग्यता, वेतन सब की क्या बात करता है, राष्ट्रपति बात करता है आर्टिकल 75 में। और आर्टिकल 74 में उनकी गठन की बात करता है। ठीक है। सॉरी दोस्तों, गलत बोल दिया था। आर्टिकल जो 74 है उसमें मंत्रिपरिषद की गठन की बात करता है और आर्टिकल 75 है। ठीक है। तो आर्टिकल 75 में क्या बात करता है, उनकी मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल, शपथ, योग्यता, वेतन। आर्टिकल 74 75 दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, एकदम मिलते जुलते हैं। तो इनमें थोड़ा कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मंत्रिपरिषद की अगर मंत्रिपरिषद की गठन की बात करें तो मंत्रिपरिषद, ध्यान से सुनना, आर्टिकल 74 क्या कहता है कि मंत्रिपरिषद के गठन की बात करता है। आर्टिकल 74 मंत्रिपरिषद के गठन की बात करता है, लेकिन आर्टिकल 75 जो बात करता है वह किसकी बात करता है, वह मंत्रियों की नियुक्ति। मंत्रिपरिषद पूरे समूह को कहते हैं और मंत्रियों की नियुक्ति पर्टिकुलर एक एक लोगों की। ठीक है। तो मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल, शपथ, योग्यता, वेतन सब तय करता है आर्टिकल 75 में। किसकी सलाह से, प्रधानमंत्री की सलाह से। पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, फिर उनकी सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, आर्टिकल 74 75 कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये हमारा थ्योरी समझ में ना आए, बार बार कहता हूँ, आप लोग स्किप करके आगे चला जाया कीजिए। ठीक है। और इसका पीडीएफ बार बार कमेंट में आता है, सर पीडीएफ कहाँ से मिलेगा। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे देता हूँ। टेलीग्राम के लिंक पर क्लिक करके हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करिए। वहाँ पर की नाम से एक बुक होगा, पीडीएफ होगा, उसको डाउनलोड कर दीजिए। सारे पीडीएफ आपको वहाँ मिल जाएगा, बार बार पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। आगे क्वेश्चन देखेंगे। आगे क्वेश्चन क्या है, एक मिनट। ठीक है। आगे क्वेश्चन है कि मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य संसद के किसी सदन का सदस्य न होते हुए अधिक से अधिक कितने दिनों तक मंत्री पद पर रह सकता है। यानी कि इसके कहने का मतलब है कि यदि वह राज्यसभा का भी सदस्य नहीं है, लोकसभा का भी सदस्य नहीं है, ठीक है, फिर भी उसे प्रधानमंत्री मंत्री बना सकता है। फिर भी प्रधानमंत्री मंत्री बना सकता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह से उसे मंत्री पद पर नियुक्त कर सकते हैं। लेकिन अगर वह सदस्य नहीं है तो वह 6 माह के अंदर अपनी सदस्यता नहीं साबित करता है, यानी किसी लोकसभा में या राज्यसभा में अपनी सदस्यता नहीं लेता है तो उसको बर्खास्त कर दिया जाएगा, उसको हटा दिया जाएगा। ठीक है। तो 6 माह का उसको समय दिया जाता है कि तुम अपनी सदस्यता क्या कर लो, ले लो। ठीक है। तो 6 माह तक वो अपना सदस्य रह सकता है। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं कौन। तो प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री। प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री। अन्य मंत्री में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। तीनों प्रकार को याद रखना। ठीक है। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, 3 प्रकार के मंत्री होते हैं और किसमें शामिल होते हैं, मंत्रिपरिषद में। अगला क्वेश्चन है कि मंत्रिपरिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं, 3। अभी बताए हैं ना, क्वेश्चन पूछा जाता है, जो बताएं उसको ध्यान दो। मंत्रिपरिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं, 3। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। और पूछे स्वतंत्र प्रभार किसे कहते हैं, तो राज्य मंत्री को। ठीक है। आगे क्वेश्चन है, एकदम सोच रहा हूं कि आप लोग को याद ही करवा दें। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मंत्रिपरिषद में वरीयता की दृष्टि से मंत्रियों का सही क्रम क्या है। वरीयता की दृष्टि से मंत्रियों का सही क्रम बार बार बता रहा हूँ, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, जो प्रकार से बता रहा हूँ उसी प्रकार से उनका वरीयता है। सबसे बड़े कैबिनेट मंत्री जो प्रधानमंत्री के अत्यंत निकट होते हैं और मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं। राज्य मंत्री फिर उनके बाद होते हैं स्वतंत्र प्रभार, उप मंत्री उनके बाद होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मंत्रिपरिषद, और अगर बात किया जाए कि इस समय जो वर्तमान में मंत्रिपरिषद में कितने सदस्य हैं, तो 77, लगभग 77 सदस्य क्या हैं, इस समय प्रधानमंत्री में है, मतलब मंत्रिपरिषद में है। ठीक है। अगर और एक क्वेश्चन पूछे कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या कितनी हो सकती है,
क्वेश्चन पूछ दे कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की, क्वेश्चन पूछा भी है कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा सदस्य की कितनी हो सकती है, तो 15%। कितनी? लोकसभा सदस्य की संख्या की 15% मंत्रिपरिषद में शामिल हो सकते हैं, उससे अधिक नहीं हो सकते हैं। यह किस संविधान संशोधन के तहत बताया गया है, तो यह प्रावधान 2003 में 91वां संविधान संशोधन हुआ था। 91 संविधान संशोधन 2003 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि लोकसभा के सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक मंत्रिपरिषद के सदस्य नहीं हो सकते। ठीक है, याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है। अगर व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है तो किसके? राष्ट्रपति के प्रति। मंत्रिपरिषद अगर किसी के प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी है तो वह कौन है? राष्ट्रपति है। वह कौन है दोस्तों? राष्ट्रपति है। अगला क्वेश्चन है कि संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। संघीय मंत्रिपरिषद यानी संघ के जो मंत्रिपरिषद हैं वह मंत्री किसके उत्तरदायी होते हैं? के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो केवल लोकसभा के प्रति। ठीक है, केवल लोकसभा के प्रति। अभी क्वेश्चन आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा होगा कि मंत्रिपरिषद बोल रहा है कि बोल रहे हैं सर कि राष्ट्रपति के, फिर कह रहे हैं मंत्री लोकसभा। तो मंत्रिपरिषद पूरी वो किसके प्रति उत्तरदायी है? राष्ट्रपति के। लेकिन अगर एक मंत्री की बात किया जाए तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर लोकसभा का जब सदन का जब संसद सदन चल रहा होता है तो उसमें मंत्रियों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भाई आपने क्या किया और ये किया तो क्यों किया। तो मंत्रिपरिषद के जो मंत्री होते हैं वो लोकसभा के उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, और आगे क्वेश्चन पूछेगा कि क्या राज्यसभा के जो मंत्री हैं, राज्यसभा के जो मंत्री बनाए गए हैं मंत्रिपरिषद में, क्या वो भी लोकसभा के उत्तरदायी होते हैं? बिल्कुल होते हैं, वो भी लोकसभा के उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों सदनों में से किसी सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद से मुक्त किया जा सकता है 6 माह के बाद। ठीक है, तो क्वेश्चन बता चुका हूँ, केवल वह 6 माह तक बिना सदस्य रहे मंत्री पद पर रह सकता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के प्रावधानों में कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति की बात करता है? ठीक है, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, मंत्रियों की नियुक्ति और उसकी पदच्युति की बात करता है। तो आर्टिकल जो 74 है मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की बात करता है और आर्टिकल 75 किसकी बात करता है? मंत्रियों की नियुक्ति की बात करता है। ठीक है, तो 74-75 होना चाहिए। ठीक है, तो 74-75 ठीक है, रहेगा, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के 74-75 किन विषयों पर विचार करते हैं? तो मंत्रिपरिषद। किस पर विचार करते हैं? मंत्रिपरिषद पर। ठीक है, 74-75 74-75 74-75 याद रखना। मंत्रिपरिषद की बात आ जाए 74-75 याद रखना, नियुक्ति उक्ति वगैरह आ जाए। अगला क्वेश्चन है कि भारत में मंत्रिपरिषद के अधिकतर सदस्य लिए जाते हैं कहाँ से? लोकसभा से। तो अधिक से अधिक सदस्य कहाँ से होते हैं? लोकसभा से ही होते हैं, ये क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? तो सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगण। तो मंत्रिमंडल का गठन वही मंत्रिमंडल में कौन होते हैं? कैबिनेट मंत्री। तो केंद्र ही करेगा, कैबिनेट मंत्री ही अधिक से अधिक क्या होते हैं? कैबिनेट मंत्री ही क्या होते हैं? मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अगला कि केंद्र सरकार में राज्य की मंत्री की स्थिति क्या है? तो कैबिनेट मंत्री के बाद राज्य मंत्री आता है, कैबिनेट मंत्री के बाद राज्य मंत्री आता है, उसकी स्थिति पूछ रहा है उसमें क्या है। आखिर में आपको किसी घर में रखा जा रहा है, ठीक है, आपको किसी समूह में शामिल किया जा रहा है, उसमें अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, सदस्य हैं, तो आपकी स्थिति उसमें शामिल है। आपकी स्थिति क्या है? आप अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, आपकी क्या वैल्यू है? वही पूछ रहा है कि मंत्रिपरिषद में राज्य मंत्री की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो क्या है? वह केंद्र सरकार का ऐसा मंत्री होता है, वह केंद्र सरकार का ऐसा मंत्री होता है जो कि मंत्रिमंडल में सदस्य नहीं होता है। तो अभी बताए मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री होता है ना, तो राज्य मंत्री कहाँ से घुसेगा भैया? राज्य मंत्री होगा ही नहीं, राज्य मंत्री उसमें जाएगा ही नहीं। तो वहीं बोल रहा है कि मंत्री परिषद का राज्य मंत्री ऐसा सदस्य होता है जो कि मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होता है, उसकी इज्जत मंत्रिमंडल में है ही नहीं। ठीक है, याद रहेगा, याद रहेगा, बढ़िया से याद रहेगा दोस्तों, सुन लो, बस 2 बार सुन लो, एकदम पेपर में करके ही आओगे। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के पश्चात मंत्रिपरिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? तो अगर स्वतंत्रता हुई हमारी 1947 में, सबको बात है, संविधान बना 1950 में, ठीक है, 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ। ठीक है, तो स्वतंत्रता के पश्चात यानी 1947 के बाद मंत्रिपरिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव, मंत्रिपरिषद के बाद अविश्वास प्रस्ताव पहला कब लाया गया? तो 1963 में। कब?
1963 में। अगर अविश्वास पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? तो लोकसभा के। ठीक है, तो सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। ठीक है, ठीक है, ये राष्ट्रपति के प्रति भी उत्तरदायी है, लोकसभा के प्रति भी उत्तरदायी है। ठीक है, राज्यसभा को भी उत्तर दे सकता है, लोकसभा के। ठीक है, दोनों में कन्फ्यूजन मत होना, क्योंकि बार बार क्वेश्चन को उलट पलट दे रहा है। ठीक है, तो सामूहिक रूप से अगर मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? तो लोकसभा के। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई मंत्री, ऑप्शन के अनुसार जाएंगे कि ऑप्शन क्या दिया है। ठीक है, ऑप्शन में दोनों दिया है तो लोकसभा लगाएंगे, केवल ऑप्शन में एक ही दिया है तो राज्य मतलब लोकसभा नहीं दिया है तो क्या लगाएंगे? राष्ट्रपति। ऑप्शन में नहीं देगा दोनों साथ में, जहां तक उम्मीद है। ठीक है, नहीं देता है। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई मंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो वह लोकसभा में अपना वक्तव्य दे सकता है? यही बताए थे हम। अगर राज्यसभा से कोई सदस्य मंत्री परिषद में शामिल हो गया तो वह क्या लोकसभा के प्रति अपना उत्तरदायी है? हाँ है भाई। क्यों? क्योंकि सबसे अधिक लोकसभा से ही क्या होता है? मंत्रिपरिषद का गठन होता है। अगला क्वेश्चन है कि राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है? प्रश्न उत्तर काल। ठीक है, शून्यकाल एक बहुत बड़ा काल। क्या है शून्यकाल? जीरो हावर जिसे कहते हैं। क्या है शून्यकाल? क्वेश्चन आना चाहिए, क्या है शून्यकाल? शून्यकाल संसद का जब सत्र चल रहा होता है तो पहले संसद का सत्र चलता कब से है? तो संसद का सत्र 11 बजे से चालू होता है। 11 बजे से 12 बजे तक प्रश्नकाल होता है। ठीक है, वो प्रश्न किससे पूछे जाते हैं? मंत्रियों से पूछे जाते हैं। 12 से 1 बजे का काल जो होता है वह कब का काल होता है? शून्य काल होता है। 12 से 1 बजे का काल शून्य काल होता है, जीरो हावर का होता है। इसमें कोई भी सदस्य संसद का, जो लोकसभा का है, कोई भी सदस्य क्वेश्चन आंसर कर सकता है। ठीक है, शून्य काल में। ठीक है, किसी से भी, कोई भी सदस्य किसी से भी क्या प्रश्न उत्तर कर सकता है। और इसे अगर कहा जाए तो इसे शून्यकाल कब शामिल किया भारतीय संसद में? तो 1962। याद रखना, 1962 में इसे शामिल किया गया, इसे शून्यकाल को, जिसे जीरो हावर कहते हैं। और इसमें क्या होता है? इसमें कोई भी सदस्य संसद का किसी से भी प्रश्न उत्तर कर सकता है। और शून्यकाल इसे अगर कह दे कि नाम किसने दिया, तो किसने दिया? भारतीय मीडिया ने। भारतीय मीडिया ने कहा, इसे शून्यकाल का नाम भारतीय मीडिया दिया। ठीक है, भारतीय मीडिया ने दिया। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार किसके पास है? तो मंत्रिपरिषद के पास। किसके? मंत्रिपरिषद के पास। अगला क्वेश्चन है, जो व्यक्ति सांसद न हो उससे उस मंत्री नियुक्त किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। क्वेश्चन पढ़े हैं। 6 महीना के भीतर उसे क्या करना पड़ेगा? सदस्यता लेनी पड़ेगी। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे? यानी स्वतंत्र भारत के जब प्रथम मंत्रिपरिषद का गठन हुआ था तो कितने थे? 36 थे। कितने? 36। वर्तमान में 77। याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में शामिल एकमात्र महिला, स्वतंत्र भारत की, ठीक है, प्रथम मंत्रिपरिषद में, प्रथम जो मंत्रिपरिषद गठन हुआ था उसमें एकमात्र महिला जो मंत्रिपरिषद में चुनी गई थी वह थी राजकुमारी अमृता कौर। राजकुमारी अमृता कौर, अमृत का वरदान मिला था अमृता को। उसने मंत्रिपरिषद में जाकर अपनी सदस्यता अपना सीट बुक कर लिया। ऐसे याद करो ना, याद कर लो भाई। अमृत का वरदान मिला था राजकुमारी को, और राजकुमारी हैं तो उन्हें कौन मना कर सकता है मंत्रिपरिषद में जाने के लिए। ठीक है, तो पहली महिला मंत्रिपरिषद में शामिल अमृता कौर। याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? तो रक्षा मंत्री कौन थे? सरदार बलदेव सिंह। सरदार बलदेव सिंह। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री, गृह मंत्री उप प्रधानमंत्री भी होता है। ठीक है, उप प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को उप प्रधानमंत्री भी कहते हैं। तो गृह मंत्री स्वतंत्र भारत के पहले कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे? गृह मंत्री थे। अगर प्रधानमंत्री के बाद कोई बड़ा पद होता है तो कौन पद होता है? गृह मंत्री का। ठीक है, इसका गृह मंत्री का। तो गृह मंत्री कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है कि संघीय मंत्रिपरिषद में पद त्याग करने वाला पहला मंत्री कौन है? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कौन है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? तो विश्वास प्रस्ताव। कौन? विश्वास प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारत में प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का एक साधन नहीं है? तो संसद का विघटन। सदन का विघटन जो है भारत में प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का एक साधन नहीं है। ठीक है,
कौन संसद का विघटन, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि जो, देखिए कैसे आया क्वेश्चन, कि जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है केंद्रीय मंत्री रह सकता है। किसमें आया है, यूपी पीसीएस, ठीक है, 15 में, 93, कई न जाने वनडे एग्जाम में एक क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, ठीक है, कि जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है क्या वह मंत्री रह सकता है, बिल्कुल रह सकता है, केवल 6 माह तक। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आशा करते हैं कि उतना पढ़ने के बाद ये सब क्वेश्चन आपको हलवा लग रहा हो, हलवा, हलवा, ठीक है, खाने वाला हलवा नहीं, बनाने वाला हलवा। अगला क्वेश्चन है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी है। तो किसके प्रति उत्तरदायी है, किसके प्रति उत्तरदायी है, तो लोकसभा के प्रति। लोकसभा से बोले थे ना, अगर दोनों देगा तो लोकसभा, अगर दोनों देगा तो लोकसभा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है। तो कौन सा ऐसा प्रस्ताव है जो भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है, तो कौन, विश्वास प्रस्ताव। मंत्रिपरिषद क्या रख सकती है, विश्वास प्रस्ताव। उसके खिलाफ अविश्वास हो गया, सीधा सुनो, याद करो कि मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास पारित किया जा सकता है सदन, संसद के लोकसभा द्वारा। तो उसके बाद अविश्वास पारित कर दिया गया, तो क्या करेगी, अपना विश्वास मत रखेगी ना कि हम विश्वासी हैं, तो विश्वास प्रस्ताव पारित कर सकती है कौन, मंत्रिपरिषद, ठीक है। आगे क्वेश्चन है कि मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, 50 लोकसभा के सदस्य केवल मिलकर अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं, पारित नहीं करवा सकते हैं, केवल ला सकते हैं, बस यही लाने के लिए पूछा है। पारित तो 2/3 बहुमत से करवाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति की संख्या है 1/10। ऑप्शन नंबर सी, गणपूर्ति पूछे, आर्टिकल इसका 100 है, आर्टिकल भी याद रख लेना, आर्टिकल इसका 100 है, और गणपूर्ति पूछे 1/10। आँख मूंद के बताओ, गणपूर्ति 1/10, गणपूर्ति 1/10, कोई सोचना नहीं है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, गणपूर्ति 1/10, याद रहेगा, याद रहेगा, क्यों नहीं याद रहेगा, पढ़ाया किसने है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस राज्य का लोकसभा और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है। भारत में किस राज्य का लोकसभा और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है, तो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जिसकी जनसंख्या सर्वाधिक है, और सर्वाधिक जनसंख्या होने के बाद लोकसभा की सीट भी सर्वाधिक है, राज्यसभा की सीट भी सर्वाधिक है, और विधानसभा, विधान परिषद, जिसकी भी सीट कहो सर्वाधिक है, किसमें, उत्तर प्रदेश में। क्यों, क्योंकि जनसंख्या सर्वाधिक है, और जनसंख्या डिपेंड करती है सीटों पर, ठीक है, सीट डिपेंड करता है जनसंख्या पर, ठीक है, याद रहेगा। आगे क्वेश्चन जो हो गया, आगे देखते हैं दोस्तों। आगे क्वेश्चन है कि लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था, तो 1952 में। क्वेश्चन न जाने कितने भर भर के क्वेश्चन पूछे यार, याद कर लो, 1952 में लोकसभा का पहला चुनाव हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है, तो लोकसभा अपना त्यागपत्र भारत के लोकसभा उपाध्यक्ष को देगा, ठीक है। लोकसभा के उपाध्यक्ष को कौन देगा, अध्यक्ष, और उपाध्यक्ष को देना है तो अध्यक्ष को, ठीक है। ऐसे दोनों आपस में मिलते जुलते रहते हैं, ठीक है, या तू मेरा ले ले, तू मेरा ले ले, ठीक है, ऐसे करते रहते हैं। तो लोकसभा अध्यक्ष किसको देगा, लोकसभा उपाध्यक्ष को, ठीक है, मालूम रहेगा, मालूम रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम स्पीकर जिसके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। लोकसभा के सदस्य ही किसे चुनते हैं, स्पीकर को, लोकसभा अध्यक्ष को, और पहले स्पीकर ऐसे हैं जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, तो कौन है वो, जीबी मावलंकर, जीबी मावलंकर, जीबी मावलंकर, याद रहेगा, जीबी मावलंकर, ठीक है। मुल्ला मुल्ला ही बन गया, मौला मुल्ला ही बन गया, तो मावलंकर मुल्ला बन गया, ठीक है। तो प्रथम ऐसे हो गए लोकसभा अध्यक्ष जिनके विरुद्ध क्या लाया गया, अविश्वास प्रस्ताव। अगला क्वेश्चन है भारतीय संघ का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जिम्मेदार है किसके प्रति, लोकसभा के लिए। जो भारतीय संघ का मंत्रिपरिषद है सामूहिक रूप से जिम्मेदार है किसके लिए, लोकसभा के लिए। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री अगर पूछे तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद क्या हैं, प्रथम शिक्षा मंत्री हैं मंत्रिमंडल में स्वतंत्र भारत के, याद रहेगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। आज़ाद हूँ तो आज़ाद रहूँगा, शिक्षा दूंगा, ठीक है, याद रखना। याद करने के लिए कुछ ऐसे वैसे बोल देता हूँ, इसको अन्यथा मत लेना, गलत मत समझना दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन 1945 के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल, ठीक है।
जब कैबिनेट मिशन 1945 यानी 1946 में भारत आया था, 1945 में यहाँ ब्रिटेन से चला था, ठीक है। तो 1946 में जब कैबिनेट मिशन भारत आया तो उसके प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल यानी कि पूर्णतः स्वतंत्र नहीं, अंतरिम जो सरकार गठित हुई थी उसमें कौन से विभाग किसको दिए गए थे, ठीक है। तो कौन सा, जवाहरलाल नेहरू जो थे वो क्या थे, कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेशी मामले तथा राष्ट्रमंडल के अध्यक्ष, ठीक है। यानी प्रधानमंत्री का जो काम होता है वो किन्हें दिया गया था, जवाहरलाल नेहरू को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वल्लभ भाई पटेल क्या थे, गृह सूचना तथा प्रसारण मंत्री, यानी गृह मंत्री भी उन्हीं को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, बलदेव सिंह क्या थे, इससे क्वेश्चन आते हैं, रक्षा मंत्री। रक्षा कौन करेगा हमारा, जिसके पास बल होगा, जिसके पास बल होगा वही हमारी रक्षा कर सकता है, अन्यथा कोई नहीं कर सकता। हाँ, जिसके पास बल रहेगा वही रक्षा करेगा। अगला क्वेश्चन है कि जॉन मथाई क्या थे, जॉन मथाई उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री थे, ठीक है। जान तेरी जान न चल जाए भाई, तू उद्योग में रह, ठीक है, तू उद्योग में रह और अपनी आपूर्ति कर, तेरी जान न जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सी राजगोपालाचारी, तो शिक्षा मंत्री कौन थे, सी राजगोपालाचारी, शिक्षा मंत्री कौन थे, सी राजगोपालाचारी। और यह क्या है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल भी हैं, कौन, सी राजगोपालाचारी, ठीक है, पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सी एच भाभा, ठीक है, कार्य खाने कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन, राजेंद्र प्रसाद इंपॉर्टेंट है, खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन है, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तू बहुत दिन राजा रह लिए बेटा, अब जाके तू का कर, खाद छीट और कृषि की खेती कर, याद रखने के लिए बता रहे हैं। राजेंद्र प्रसाद, राजा अभी तू बहुत रह लिया, अब तेरा काम है कि तू जाके खेती कर और खाद डाल उसमें, ठीक है। तो याद रहने के लिए बता रहा हूँ, राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री। आसफ अली रेलवे मंत्री, ठीक है, कोई याद करने की जरूरत नहीं है आसफ अली को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जगजीवन राम श्रम मंत्री, ठीक है। ए है लियाकत अली, इससे पूछा जाता है वित्त मंत्री, ठीक है। वित्त मंत्री कौन है, लियाकत अली, ठीक है। आगे क्या है, आगे जो है जरूरी नहीं है, सिर्फ एक इसको गजानतर अली खां स्वास्थ्य मंत्री, ठीक है। इसको याद कर लो, गजानतर अली खां स्वास्थ्य मंत्री, कितना याद रखोगे, याद रखना, ठीक है। तो अगला जो है, अगला जो टॉपिक है हमारा है प्रमुख पदाधिकारी गण, ठीक है। तो प्रमुख पदाधिकारी गण यानी कि इसमें बताया जाएगा कि स्वतंत्र भारत में कौन पद किसके लिए था, कैसे गठित हुआ, कितने % किसको सीट आवंटन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो दोस्तों आज का जो वीडियो होगा, आशा करते हैं कि आप लोग को शायद बहुत अच्छा ही लगा हो, क्योंकि हमने पूरा अपनी जान इसमें दे दी। और हम जो इसमें गलतियां होती हैं, कोई मैसेज करता है कि गलती है सर, तो सॉरी दोस्तों उसके लिए अगर एक आध गलती हो जाए, लेकिन मैं अब कोशिश कर रहा हूँ पूरी की पूरी की तरह कि शुद्ध और साफ दिया जाए आप लोग को, और क्वेश्चन ऐसे ऐसे लाया जाए जाकि आपके पेपर में वो क्वेश्चन मिले, आपको देखने को मिले, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक कर दो और दोस्तों को शेयर भी कर दो, और बाकी सब्सक्राइब तो करना भूलना जी, ठीक है। धन्यवाद।